नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तेज कदमों से चलते हुए सोमनाथ जी घर के अंदर आ ही रहे थे कि गुस्से की ज्वालामुखी उनके दिल में धधक उठी। पुलिस को फ़ोन उसने पहले ही कर दिया था। जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें अपनी बहू मीना के हंसने की आवाज़ आई, जो अपने पति मनीष के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही थी। दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। यह दृश्य देखते ही सोमनाथ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। हद हो गई बेशर्मी की। पैसों का इतना लालच कि तुम लोगों ने अपनी माँ की जिंदगी की खतरे में डाल दी। वहाँ ते मेरी पत्नी बेचारी अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। शर्म नहीं आई तुम दोनों को इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अपने ही घर में तुमने चोरी कर ली। सोमनाथ जी की यह बातें सुनकर उनकी बहू मीना बेबाक होकर बोली, अरे बाबूजी, आपको क्या ज़रूरी पड़ी है इस उम्र में इतना कष्ट झेलने की? आप दोनों की अब उम्र हो चली है, और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी को उनकी हालत पर छोड़ दीजिए और चैन से रहिए, और हमें भी चैन से रहने दीजिए। इतना सुनते ही सोमनाथ जी आँख आग बबूला हो गए, और उन्होंने एक जोड़ का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा, और मनीष अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर सोमनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? हद हो गई। इसी समय दो पुलिस वाले भी घर के अंदर आए। उन्हें देखते ही मनीष और मीना के पसीने ही छूट गए, और सोमनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही मनीष अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। बस बेटा, एक ही बारी में हेकड़ी निकल गई तुम्हारी। आज भी मैं उन दिन को याद करके मैं रो पड़ता हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ का इलाज के लिए मिन्नतें मान कर रहा था। इतना कहते कहते सोमनाथ जी अतीत के दिनों में चल गए, और उस दिन को याद करने लगे जिस दिन उनकी पत्नी आशा की टेस्ट रिपोर्ट आई थी, और उन्हें मालूम पड़ा था कि उनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। यह बात सुनकर सोमनाथ जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि सही समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो यह बीमारी भी ठीक हो सकती है। लेकिन खर्च लाखों का होगा। सोमनाथ जी ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी की जान बचाकर रहेंगे। जब घर आकर उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई तो उसे भी सदमा लगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे, और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन न जाने रात में बेटे और बहू की आपस में क्या बातचीत हुई कि अगले दिन ही बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माँ की अब उम्र हो चुकी है, और उन पर पैसा लगाने का मतलब पैसा बर्बाद करना है, और बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर सोमनाथ जी जैसे ठगे से खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज़ सुबह शाम उन्हें सैर पर ले जाते। एक दिन पार्क में सैर करते हुए उनकी अपने मित्र से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने मित्र को अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया, और इस बारे में अपने बेटे बहू के रवैया के बारे में बताया। हाल चाल बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेबसी
उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस समय उनके मित्र ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि सोमनाथ, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। गांव में तुम्हारी कितनी जमीन पड़ी है, वो किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं जमीन का सौदा करवा दूंगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे बहू पर मोहताज रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मित्र की यह बातें सो सोमनाथ जी को बहुत हौसला मिला और सही कीमत मिलने पर उन्होंने ज़मीन का सौदा कर लिया। जिस समय वे ज़मीन का सौदा करके घर लौटे तो घर आकर उन्हें अपनी पत्नी कहीं नज़र नहीं आई। फिर सोमनाथ जी ने अपनी बहू मीना को आवाज़ लगाई, मीना बहू, पूरा घर छान लिया लेकिन मुझे तुम्हारी सास कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं गई है क्या। फिर मीना ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसा भी क्या हो गया। तभी सोमनाथ जी बोले, अरे मैं उसे कह कर गया था कि मैं गांव में सरपंच से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद तुझे बैंक भी जाना है और कुछ कागजात पर तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। अब वो घर में नहीं है। किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक लेती ही नहीं तुम। न जाने कब कहाँ कौन सा काम करने चली गई। मेरी बात को अनसुना करके तभी उनकी बहू मीना बोली, माँ जी तो मंदिर गई हैं, थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। लेकिन बाबूजी, आपको कौन से कागजों पर साइन चाहिए माँ जी के, ये तो बताइए। कुछ ज़रूरी कागजात है बहू। ऐसा कहते हुए सोमनाथ जी बोले, ये आशा भी हद करती है। उसे मालूम है कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाना एक भी दिन नहीं भूलती। अपने हाथों में लिए हुए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए सोमनाथ जी बोले, अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर बात अगले हफ्ते तक टल जाएगी। तभी मीना की नज़र उनके बैग पर गई और बोली, वैसे बाबूजी, आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे थे। फिर सोमनाथ जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, ज़रूरी काम था। तभी दरवाजे पर कोरियर आया तो मीना कोरियर लेने चली गई, परंतु सारे काम करते हुए भी उनका ध्यान अपने ससुर के बैग पर बराबर बना हुआ था। कोरियर अपने कमरे में रखकर मीना ने अपने सास ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उनके ससुर सोमनाथ जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मीना बिना दस्तक के ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को अपनी तबीयत की चिंता ही नहीं है, अभी तक नहीं आई मंदिर से। बहू की आवाज़ सुनते ही सोमनाथ जी ठिठक गए और उसके हाथ से वो बैग नीचे गिर गया। जैसे ही बैग गिरा, उसमें से 500 रुपये के नोटों के बंडल निकाल कर फर्श पर गिर गए। पैसों की गड्डियाँ देखते ही मीना की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने सारे पैसे, मीना के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होती हुई बोली, वैसे बाबूजी, इतना सारा पैसा कहाँ से आया, ये किसके पैसे हैं। तो सोमनाथ जी ने जल्दी से उन पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वो बहू, हमारे गांव वाली जो ज़मीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं सरपंच के पास गया था। अब वो ज़मीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हीं पैसों को जमा करके के लिए मुझे बैंक जाना था, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे मिल नहीं रही है। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर मीना की आंखों में तो अभी तक नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाच रही थी। वो बोली, बाबूजी, देखो ना, माँ जी को अभी तक आई नहीं। अब आप कब से इसे हाथ में रखेंगे। हाँ बहू, यही तो मैंने सोचा था कि इन पैसों को तुरंत बैंक में जमा करवा दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते आशा को अस्पताल में भी तो दिखवाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्दी से जल्द ऑपरेशन का ना करवाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी मीना बोली, बाबूजी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे आप। बहू, जब तक आशा नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा हूँ और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर मीना कहने लगी, अरे बाबूजी, आप मुझे पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते। आप मुझे दीजिए,
ये पैसे मैं अलमारी में ही रख देती हूँ, और यदि विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी भी लाकर आपको दे देती हूँ। फिर सोमनाथ जी बोले, अरे नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी बहू हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? ठीक है, जब तक आशा नहीं आती तब तक इसे तुम अपने पास रखो। इतना सुनते ही मीना के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई मानो वो इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराती हुई मीना उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने पैसों पर एक नज़र दौड़ाई, लेकिन उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने देखा कि बैग में पूरे 10 लाख रुपए थे तो अपनी चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से 2 लाख रुपए निकाल कर अलग रख दिए और बाकी के पैसे अलग बैग में वापस डालकर अलमारी में रख दिए। थोड़ी देर में ही उनकी सास आशा जी आ गई तो मीना बोली, माँ जी, इतना भी कोई समय लगाता है क्या मंदिर में? अरे नहीं बहू, रास्ते में ही मेरी सहेली मिल गई थी तो हाल चाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं क्या? हाँ माँ जी, आपको ही कब से ढूंढ रहे थे, अभी अभी बाहर निकले हैं। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी ने अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपनी अलमारी में रख लीजिए। वो क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर उधर हो गए तो आप सब तो मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में सबसे पहले शक तो बहू पर ही जाता है। फिर आशा जी बोले, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती भी है तो उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए आशा जी बहू के कमरे में जाने लगी तो अचानक उनका दिमाग ठनका कि आज तक जो बहू अपने कमरे का दरवाज़ा तक भी बंद कर रखती थी, उस बहू ने उन्हें अपनी अलमारी की चाबी कैसे दे दी। लेकिन फिर इस विचार को रफा दफा करते हुए वह बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। उसी समय सोमनाथ जी आए और बोले, हद करती हो आशा, तुम भी ना हद करती हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं आऊँगा तो तुम घर पर रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। पति की बात सुनकर आशा जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे वो काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी सोमनाथ जी ने कहा, कौन सा काम? फिर आशा जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिए थे ना, मैंने अलमारी में रख दिया है और देखिए ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग चेक कर तो लिया ना, ठीक से तो रखा है ना? हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रख दिया है। आप मुझे बुद्धू समझते होंगे, लेकिन आपकी आशा इतनी भी बुद्धू नहीं है। अरे नहीं आशा, तुम बस ज़रूरत से ज़्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो ना, इसलिए ये दुनिया बहुत बुरी है आशा। अब दूर क्यों जाना, अपने घर में ही देख लो। मौका मिलने पर हमारा अपना बेटा भी हमें छलते समय नहीं सोचा। अरे आप भी ना, इतना मत सोचिए, इतना मत सोचा कीजिए। मुझे तो आपकी ही चिंता लगी रहती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? एक पल को तो भी ये बात अपने मुंह पर मत लाना आशा। आशा जी की मुंह पर हाथ फेरते हुए सोमनाथ जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए हैं कि कौन अपना है और कौन बने बगाना। हम दोनों पर रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना जो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। अजी, आप अपने बेटे के खिलाफ मन में जहर मत रखिए। अब वो शादीशुदा है, उनकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर है, और बहू की तो आए दिन कोई ना कोई मांग चलती ही रहती है। अब वो उनके शौक पूरे करेंगे या अपने माँ बाप को देखेंगे? अजी छोड़िए ना इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं।
दरअसल सोमनाथ जी अपनी पत्नी आशा की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे और आशा जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगर दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली अगले ही दिन। उस समय उनका बेटा मनीष दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वह लौट कर आया तो मीना ने तुरंत उनके कान भर दिए। वो गुस्से से भड़कता हुआ बाहर आया, निकला और बोला, बाबूजी, ये सब क्या लगा रखा है आपने? तभी सोमनाथ जी अपनी सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए बोले, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी ना समझ मत बनिए बाबूजी। आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो स्वयं कैंसर से जूझ रही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आप गहने बेच चुके हैं और अब अपने गांव की ज़मीन भी बेच दी और मुझसे पूछा तक नहीं भी। पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा आपने। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर सोमनाथ जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे सूत्रधारों ने तुम तक खबर पहुंचा दी। अब क्या करूं बेटा? तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है। उसकी तो चिंता है नहीं तुझे। दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने में लगा हुआ है। तभी मनीष बोला, मुझे समझ नहीं आता, आखिर आपको हुआ क्या है? मैं क्या आपको आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा, तुम्हारी हरकतों से भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। 1 महीना पहले तुमने 10 लाख की कार खरीदी है और अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है जब तुमने बहू को सोने का हार खरीद कर दिया है। अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए तुम्हारे लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। और रही उस ज़मीन की बात, तो वो ज़मीन मैंने अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से खरीदी थी और अगर बेच ही दिया तो मुझे तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बाबूजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरी बीवी बच्चे का कुछ तो सोचिए। आप तो हमें कंगाल करते चले जाएंगे। फिर सोमनाथ जी कुर्राते हुए गुस्से में बोले, क्या बेटा, क्या बोला तूने? बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? मेरी आशा। आशा, जिस दिन मुझे बुखार होता था या तू बीमार होता था तो हम दोनों से कोई खाना नहीं खाते थे। पूरी पूरी रात जागकर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पर सिक्कन तक नहीं आती थी जिस रात तेरी नज़रें उतारती थी। बस बाबूजी, बस इस सब फालतू की बातों में मेरा समय खराब मत कीजिए। कौन सा एहसान कर दिया था आपने मुझ पर? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तभी सोमनाथ जी आंखों के कोरों से आंसू पोंछते हुए कपकपाते आवाज़ों में बोले, खबरदार, अब एक भी शब्द आगे बोला तो परसों मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और इस बारे में मुझे किसी की राय नहीं चाहिए। अपने पिता की यह बातें सुनकर मनीष थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बचे तो हम वो हमें दे दीजिएगा। दरअसल मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्ज उठाना पड़ेगा। फिर सोमनाथ जी बोले, अच्छा, मतलब की बात तो मुझे अब समझ में आई। अब बेटा, इतने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा आएगा हमें नहीं पता है, ये तो तुम खुद भी सोच सकते हो। और अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के बजाय तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर सोमनाथ जी वहाँ से चले गए। अगले ही दिन अस्पताल से फ़ोन आ गया कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज को दाखिल करवा दीजिए। फिर सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कल तुम्हारे अस्पताल में दाखिल करवाना है, इसलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना। जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर आशा जी हंसते हुए बोली,
हम दोनों अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। फिर भी खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप मेरा। तो सोमनाथ जी ने कहा, आशा, तुम हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना, तो मुझे यह घर भी अच्छा नहीं लगता। सोमनाथ जी ने पैसों का भरा बैग संभाल कर रख लिया और पत्नी को अस्पताल ले जाने लगे। तो अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो बहू तपाक से बोली, ये क्या करेंगे वहाँ जाकर? आप हैं तो माँ जी की देखभाल करने के लिए। उधर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर आशा जी बोली, उन्हें क्यों परेशान करते हैं आप? मेरे साथ है ना, तो चिंता किस बात की है। चलिए हम चलते हैं। सोमनाथ जी को अपने बेटे बहू पर गुस्सा बहुत आया, लेकिन वो अपनी माँ को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। आशा जी को नर्स अंदर लेकर चली गई, जबकि सोमनाथ जी काउंटर पर पैसा जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, सोमनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन ये तो केवल 8 लाख रुपये हैं। ऑपरेशन तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे पैसे आप जल्दी से जमा करवा दीजिए। ये बात सुनकर सोमनाथ जी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे 10 लाख रुपए थे। तभी अकाउंटेंट ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी सोमनाथ जी एक पल को उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे, और फिर बोले, नहीं नहीं, हमें दूसरे क्या ठगेंगे, ये ठेका तो हमारे अपनों ने ही ले रखा है। मैं अभी आता हूँ। उधर घर पर उनका बेटा मनीष थोड़ी चिंता में बैठा था। तभी मीना बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे, आज तो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म होने जा रही है। आपकी माँ का इलाज हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर मनीष बोला, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, और घूमने पर तो कम से कम 50,000 चाहिए। अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी मीना बोली, अरे, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपका इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती। अभी रुकिए। ऐसा कहते हुए मीना अंदर गई और अपनी अलमारी से पैसा निकाल कर ले आई और नोटों के बंडलों से अपने आप को हवा करती हुई बोली, बस आप मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और चिंता को आपके पास भटकने तक नहीं दूंगी। फिर मनीष बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो मीना ने कहा, अरे आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिनते हैं? आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मनीष बोला, ये बात तो सब सच है, सबकी चिंता करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर से सोमनाथ जी घर पर पहुंचे तो बेटे बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। वहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, और तुम दोनों अपने ही घर में पैसा चोरी करके उसी पैसे से घूमने के सपने देख रहे हो। उसी समय अपने पिता के पीछे पुलिस को आया देखकर मनीष और मीना के पसीने छूट गए। तभी मीना कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? कुछ सोचो ना, कुछ सोच समझकर बात कीजिए ना। मैंने कौन सी चोरी की है? फिर सोमनाथ जी बोले, ज़्यादा भोली मत बनो बहू, इतनी भी ना समझ तुम नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात की थी ना, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन ही हो गया था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है, तुम उसे कोई तकलीफ नहीं आने दोगी, उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगी। तभी मनीष बोला, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती आपकी बहू पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए? आपके पास क्या सबूत है कि पैसे मीना ने लिए हैं? तो सोमनाथ जी ने तुरंत बता दिए कि मेरे बैग में से 500 रुपये के नोटों के 4 बंडल गायब है बेटा। और मनीष ने जब मीना के हाथ में देखा
तो उसके हाथ में भी 500 रुपये के नोटों के 4 बंडल ही थे। तभी मीना बोली, अरे बाबूजी, अब आप लोगों की ज़िंदगी के दिन ही कितने बचे हैं और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के इलाज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। इतना सुनते ही सोमनाथ जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और मनीष अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर सोमनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को खून की आंसू रुलाए? बोलो। फिर सोमनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही मनीष अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, भूलो मत, तुम्हारा बाप हूँ मैं। अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर सब काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पर सबक भी सिखा सकता हूँ। और वैसे भी मुझे अपने घर में चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करे। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तभी मनीष अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा कि नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं जेल चला जाऊंगा तो सब नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि सोमनाथ जी कुछ कहते, मीना बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया है, हमें फांसी थोड़ी ना लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वो मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी मनीष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक दमदार तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने ही घर में चोर बन बैठा हूँ। सोमनाथ जी ने अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते देख पुलिस को वापस जाने के लिए कह दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपने झगड़ा सुलझाते रहो। मुझे तो अपनी पत्नी की जान बचानी है। ये पैसा मेरे हवाले कर दो। तो उनकी बहू मीना ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों के बंडल उठाकर अपने ससुर को वापस कर दिया। जाने से पहले सोमनाथ जी बोले, और हाँ, तुम अपने रहने का इंतज़ाम ऊपर की मंजिल पर कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई और परेशानी झेले। जिस बेटे को अपनी जान लुटाकर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अब अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो अब मुझे ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए सोमनाथ जी वहाँ से चले गए। तभी मीना बोली, ये बात तो गलत है, आपके बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर मनीष ने कहा, तुम चुप हो जाओ, तुम भूल रही हो, वो घर उनका है। हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वो कहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं तो यहीं रहूँगा। करीब एक सप्ताह के बाद आशा जी स्वस्थ होकर घर वापस लौटी। आज उन्हें घर खाली खाली सा लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल में रहने की थी और मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम अपने पुराने शौक़ पूरे करो। तुम्हें छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था ना, तो अब जल्दी ही मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितने व्यस्त रहेंगे उतने ही चिंता मुक्त रहेंगे। ये बात सुनकर आशा जी बहुत खुश हो गई। अब दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से अपना पूरा खर्चा चला रहे थे। कभी बेटा पैसे से मदद करना चाहता भी तो सोमनाथ जी उसे जवाब देते कि
दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पहले भी मैं सर उठाकर जिया हूँ और आज भी सर उठाकर जीऊँगा। तुम अपनी और अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरा करो। बस अपनी माँ को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूँगा। उस दिन के बाद से उनका घटना का ज़िक्र किसी ने भी आशा जी के सामने नहीं आने दिया। आशा जी बार-बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती कि आखिर बेटा और बहू सही रास्ते पर कैसे आ गए? आपने ऐसा क्या किया? जो सोमनाथ जी मुस्कुराकर कहते, बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।